देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2 आप देख रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार स्टूडियो में मौजूद है। बात कर लेते हैं जरा कांग्रेस की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हारने के बाद आज कांग्रेस की भोपाल में मीटिंग हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा, इसका फैसला पार्टी हाईकमान पर छोड़ दिया गया है। और इस मामले में कांग्रेस के मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और जितेंद्र सिंह सभी विधायकों से 1 to 1 बात करेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। तो अभी भी असमंजस की स्थिति जो कांग्रेस में नजर आ रही है। की बैठक में क्या हुआ था सर? कमलनाथ जी सर्वसम्मति से विधायकों ने केंद्रीय नेतृत्व पर जिम्मेदारी सौंपी है और माननीय सुरजेवाला जी व जितेंद्र सिंह जी सभी विधायकों जी से अलग अलग एक एक करके चर्चा करेंगे। दिग्विजय सिंह को आपने सुन लिया और इस बीच सूत्रों का कहना यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जल्द होगी नई पीसीसी की नियुक्ति, ये जानकारी सामने आ रही है। यानी कमलनाथ की पीसीसी चीफ से छुट्टी हो सकती है, उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बड़ा फैसला ले सकती है, राजस्थान में कांग्रेस बड़ा फैसला ले सकती है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। कांग्रेस की तरफ से बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि कमलनाथ कह रहे हैं वो अभी संन्यास नहीं लेंगे। आपकी सांस तक मैं जय रोता आपके साथ रहूंगा। मैं रिटायर नहीं करने वाला, मुझे मैं रिटायर करूंगा। आखिरी सांस तक आप सबका साथ रहूंगा। छिंदवाड़ा को हम मिलकर आगे बढ़ाएंगे, छिंदवाड़ा को मिलकर विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे और फिर से हमारा छिंदवाड़ा का झंडा सबसे ऊंचा लहराए। तो अब सवाल ये, हार गए 3 प्रदेश, किसको निपटाएगी कांग्रेस? प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा। कमलनाथ लेकिन कह रहे हैं जो मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष कि साहब वो तो रिटायर्ड नहीं होने वाले हैं, तो फिर होगा क्या शुक्ला जी कांग्रेस के भीतर? देखिए, मध्य प्रदेश की जहां तक बात है तो ये सही है कि कमलनाथ जी रिटायर नहीं होंगे, लेकिन अब उनके लिए प्रदेश अध्यक्ष का पद कोई बहुत महत्व नहीं रखता है, क्योंकि 5 साल प्रदेश अध्यक्ष बन के भी वो क्या करेंगे, तो वो दिल्ली में आएंगे। और जहां तक प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के चयन में जो पूरा जोर लगाया जाएगा वो दिग्विजय सिंह जी की तरफ से लगाया जाएगा। वो चाहेंगे कि स्टेट में ये दोनों प्रमुख पदों पर उनका व्यक्ति बैठे। ऐसे में संभावना है कि वो नेता प्रतिपक्ष के लिए अजय सिंह जी का नाम प्रस्तावित करें और प्रदेश अध्यक्ष के लिए ऐसा कोई नाम केंद्रीय नेतृत्व को दें जो उनके अधीनस्थ का अनुकूल हो। तो इसलिए कमलनाथ जी का इसमें कोई रुचि नहीं लेना और दिग्विजय सिंह जी की ज्यादा दिलचस्पी लेना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक बड़े बदलाव का संकेत। लेकिन विनोद जी के यहाँ पर सिरफुटअव्वल का खतरा एक बार फिर से कांग्रेस पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है और वो स्टार्क डिफरेंस भी दिखेगा ना कि एक तरफ बीजेपी इतनी बड़ी जीत मध्य प्रदेश में हासिल होती है और शिवराज सिंह चौहान हटा दिए जाते हैं, उनकी जगह नया चेहरा ला दिया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पाई है कौन क्या भूमिका निभाएगा पार्टी में। देखिए, असमंजस जो है कांग्रेस का स्थायी भाव है, बन चुका है कि अब आपने उदाहरण दे ही दिया, शिवराज सिंह को तीनों राज्यों में कांग्रेस बीजेपी नए चेहरे ले आई, ऐसे चेहरे ले आई जिनके बारे में किसी सुना ही नहीं था। कांग्रेस में अभी ये सोचा जा रहा है, जो दुविधा है, मेरी भी बात हुई कांग्रेस के नेताओं से कि वो लोकसभा चुनाव 4 महीने बाद है, अगर बदल देंगे तो कोई उस पर असर न पड़ जाए, नहीं बदलेंगे तो कोई असर न पड़ जाए। तो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि मौजूदा नेतृत्व के में ही जो प्रदेश का नेतृत्व है उसी की लीडरशिप में लोकसभा में चुनाव लड़ा जाए या नए नेताओं को आगे लाया जाए। वो कहते हैं नया नेता आएगा तो क्या कर लेगा, 4 महीने में पार्टी को जो भी बनाया स्ट्रक्चर है वो भी टूट जाएगा, वो भी बिखर जाएगा। तो इस दुविधा में कांग्रेस फंसी हुई है। तो कांग्रेस आउट ऑफ द बॉक्स कोई फैसला लेने की स्थिति में मुझे लग नहीं रही है, क्योंकि तार्किक दृष्टि से तो तीनों राज्यों बदल देना चाहिए उनको। लेकिन ऐसा बड़ा बदलाव जैसा बीजेपी में हुआ है, आपको लगता नहीं है कि ये भी हालात इसकी इजाजत कांग्रेस पार्टी को देते हुए नजर आ रहे हैं? कुछ जोड़ना चाह रहे थे जी? मैं बस ये हैरान हूं कांग्रेस के बिहेवियर पर। जैसे विनोद जी ने बहुत साफ तौर पर कहा कि असमंजस उनका स्थायी भाव है। ये अभी मलाई बांटने या जलेबी बंटने का काम नहीं हो रहा ना मध्य प्रदेश में या राजस्थान में। इस समय तो मुझे लगता है, और विधायक दल की बैठक की भी जरूरत नहीं है कि उसमें नेता तय करेंगे। इस समय तो कांग्रेस लीडरशिप को तय करना चाहिए कि अगले 4 महीने में
पूरी स्थिति कांग्रेस कैसे बदल सकती है लोकसभा चुनावों में लेकर। एक सीट है, एक सीट को वो 5 सीट भी करती है, 4 सीट भी करती है, 10 सीट भी करती है, उसके लिए कौन लीडर हो सकता है। और ये स्ट्रक्चर की बात है कि दिग्विजय सिंह नाराज होंगे, कमलनाथ नाराज होंगे या सज्जन कुमार नाराज होंगे। कांग्रेस लीडरशिप को तय करना है कि कौन सबसे बेहतर तरीके से कर सकता है और सबको ये आदेश दिया जाए कि अब कोई पद नहीं, सबको लड़ना है। इसके बाद में बात करेंगे चुनावों के नतीजों के बाद। दिबांग, देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो बात सोचनी चाहिए वो ये है कि आपने जो कोशिशें की वो काम नहीं कर रही हैं। आप बीजेपी का किसी भी हालत में मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। खासतौर पर ये राज्य जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आपकी सीधी टक्कर होती है बीजेपी से। आप कोशिश करते हैं रेवड़ी बांटने की, पर वो लाभार्थी जैसे रेवड़ी नहीं बन पाती है। आप कोशिश करते हैं कि आप ओबीसी वोट पाएं। अगर आप छत्तीसगढ़ में देखें तो बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले 9% ज्यादा, मध्य प्रदेश में 12% ज्यादा ओबीसी वोट मिला है। आपको ठीक है ये बात कि दलित वोट आपको मिला तीनों राज्यों में ज्यादा। ट्राइबल वोट की बात करें तो आपको वो भी मिला ज्यादा राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। लेकिन जो ओबीसी वोट है, जो आपने एक गुब्बारा खड़ा किया था, वो आपको कोई फायदा नहीं दे पाया। और उसकी साफ वजह यह है कि आपने सिर्फ गुब्बारा खड़ा किया, आपने उसके लिए ग्राउंड पर कुछ काम नहीं किया। आपकी लीडरशिप जो ओबीसी पहचान है, जो ओबीसी चाहते हैं, मांगते हैं, उससे कहीं नहीं जुड़ पाती। आप सिर्फ गुब्बारों के सहारे नहीं लड़ सकते। मेरे ख्याल से वो चुनौती कांग्रेस के लिए कहीं ज्यादा है। आप लीडर किसको बनाते हैं, कौन बनते हैं राज्य में, मेरे ख्याल से फिलहाल उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो बड़ा चुनाव है वो बहुत करीब है, बहुत नजदीक है। इतना समय नहीं है आपके पास इस समय। लेकिन ग्राउंड पर ये तमाम मुद्दे जो हैं, इनको उतारने के लिए या जो तमाम खामियां उसको दुरुस्त करने के लिए आपको नेता तो चाहिए ना, आपको चेहरा तो चाहिए ना। और बीजेपी जो है वो कांग्रेस के मुकाबले इसीलिए कहा जाता है कि साहब बाजी मार जाती है क्योंकि उसका संगठन मजबूत है, उसके पास एक फोकस नेतृत्व रहता है जिसकी दिखाई राह पर वो आगे चलकर इतनी बड़ी जीत हासिल कर लेती है। जिस दिन कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जोखिम उठाने लगेगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी उठाते हैं, उस दिन कांग्रेस के हालत बदल जाएंगे और कांग्रेस अपने आप में बढ़ना शुरू कर देगी। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के अंदर साहस नहीं है कि वो राज्य में निर्णय लेके यहाँ से सुना सके। इसलिए आप देखिए वहां पे कोई भी लीडर खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत बड़े नाम थे सुभाष यादव जी, उनके बेटा को आपने बढ़ाया, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने मिलकर निपटा दिया। तो जीतू पटवारी जैसा युवा आगे बढ़ने लगा तो कांग्रेस के लोगों ने मिलकर निपटा दिया। गुटबाजी, तो गुटबाजी भी हर दल में है, लेकिन उस गुटबाजी को आप मैनेज नहीं कर पा रहे। इंदिरा जी के शासनकाल में भी गुटबाजी थी, लेकिन वो सारे गुट को मैनेज करके चलती थी और कांग्रेस में एक स्थायी भाव लेकर चलती थी। इंदिरा गांधी के समय का जिक्र किया और उसके मुकाबले और आज की कांग्रेस, अगर सेंट्रलाइज पार्टी मजबूत होती है तो जाहिर सी बात है, आप बिल्कुल जो सेंट्रल लीडरशिप अगर वो मजबूत होती है तो जाहिर सी बात है आप स्थानीय जो नेतृत्व है उस पर अपना कंट्रोल रख सकते हैं। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा है ना। यहाँ तो जो सेंट्रल लीडरशिप है वही इतनी कमजोर स्थिति में है कि क्या वो इस हालत में है कि वो स्टेट को उस रूप में कंट्रोल कर सके और फैसले ले सके। बिल्कुल सही बात। तो यही आपने सही जगह पकड़ा है इसको कि कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप कमजोर है और जिसको बहुत सारे मित्र लोग डेमोक्रेसी कह रहे हैं आजकल कि वो छत्रपुर को मौका दे रहा है। छत्रपुर को मौका देना और डेमोक्रेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं है ये जो कमलनाथ जी, अशोक गहलोत और ये इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप कमजोर है और वो छत्रपुर पर अपना कमांड नहीं बना पा रही, निर्भर है उन पर। और अभी वक्त है संघर्ष का। कांग्रेस को संघर्ष करना है, जो जिन चीजों पर जहां पर उसको मजबूती मिली है उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, जहां वो कमजोर रही है उसको कैसे कमी को दूर किया जा सकता है। और पूरी पार्टी को, ऑर्गेनाइजेशन को, लीडरशिप को ये कहना चाहिए कि अभी कुछ भी बात नहीं करनी है, अभी सिर्फ सब लोग एकजुट होकर संघर्ष करके लोकसभा चुनावों में, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, वो 200 सीटें जहां कांग्रेस की ताकत हो सकती है, जहां भारतीय जनता पार्टी से उसका मुकाबला है, यदि वहां पर उसने अपनी जगह नहीं बनाई तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। फिर आप किसी को भी अध्यक्ष बनाएं, किसी को पीसीसी चीफ बनाएं, प्रतिपक्ष का नेता बनाएं, वो सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे लगता है अभी ये जो लीडरशिप का बंटवारा है ना, ये छोड़ के टास्क फोर्स केवल ये बना दी जाए कि हमारा पहला टास्क ये है कि ये चुनाव कैसे जीतना। ऐसा पहले कभी हुआ है कांग्रेस के भीतर? क्या इस तरीके का कदम कांग्रेस पार्टी उठा सकती है विनोद जी? 2013 में जब सचिन पायलट को बना के भेजा गया था राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष, तो सचिन पायलट ने डिलीवर किया, नतीजा 2018 में सामने आया। तो और बाकायदा पूरे 5 साल सचिन पायलट ने राजस्थान में वसुंधरा सरकार के खिलाफ संघर्ष किया। लेकिन बात वही है ना, तब 5 साल का मौका था, अब तो यहाँ अगला टारगेट 24 चुनाव है। अभी नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ, जो ने कहा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मध्य प्रदेश में कौन डिलीवर कर सकता है 4-5 महीने के अंदर, राजस्थान में कौन कर सकता है, छत्तीसगढ़ में कौन कर सकता है, और उनको जिम्मेदारी देनी है। और सारे नेताओं को जो छत्रप है तथाकथित, या तो घर बैठ जाए या पार्टी के लिए काम करें, ये बिल्कुल क्लियर संदेश देना पड़ेगा। लेकिन
कांग्रेस ऐसा नहीं, कांग्रेस ने एक बार साहसिक या दुस्साहसिक फैसला किया था पंजाब में और नतीजा ढाकेपात हो गया, तो वो भी उल्टा पड़ गया था। उल्टा पड़ गया वहां पर इसी तरीके का गेम चेंजर फैसला किया गया, जिस तरीके का बीजेपी के हम फैसलों की जिक्र करते हैं कि साहब एक ऐसा चेहरा जिसको कोई जानता नहीं था, पंजाब में चन्नी जी को आप सामने ले आए, आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा देर से दिया। किया। ठीक है, अगर चन्नी जी को आप 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, साल भर पहले बनाते तो उनका मैसेज जाता, वो डिलीवर करने का टाइम मिलता। आप चुनाव के 3 महीने पहले उनको मुख्यमंत्री बना रहे हो और फिर आप अपना वोट बैंक को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ये फैसले समय पर अगर नहीं होते हैं तो फिर उनका कोई नतीजा नहीं निकलता। ठीक है, एक सवाल मेरा यहाँ पर, क्योंकि दिबांग जो है वो वोट शेयर के हिसाब से जानकारी दे रहे थे और वो जाति के हिसाब से वोट शेयर बता रहे थे किस पार्टी के पास कितना गया। दिबांग बेहतर बता पाएंगे, अगर छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया जाए तो मध्य प्रदेश मेरे ख्याल से दिबांग बीजेपी और कांग्रेस के बीच 4% के आसपास वोट शेयर का फासला, और राजस्थान में तो ये फासला और कम 2% के आसपास। तो क्या हम अभी का जो नेतृत्व कांग्रेस का मध्य प्रदेश और राजस्थान के संदर्भ में बात कर रही हूं, उसको पूरी तरीके से राइट ऑफ कर देना चाहिए, या फिर समय इतना कम है कि इसी में कहीं ना कहीं कोई विकल्प तलाशना चाहिए? दिबांग, मेरे ख्याल से बिल्कुल आप इस समय चुनाव इतना, अगला बड़ा चुनाव इतना ज्यादा करीब है कि आप राइट ऑफ मत कीजिए, आप सबको साथ लेकर चलिए, और वो क्षमता केंद्रीय नेतृत्व में होनी चाहिए कि वो सबको साथ लेकर चलें। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर बहुत कम बात होती है, वो जिस तरह से बीजेपी की मसल पावर है उनके वर्कर्स के हिसाब से, और सबसे बड़ी बात जिस तरह से चुनाव हो गए हैं जिसकी वजह से अच्छे लोग चुनावों से बचते हैं, वो है पैसे का खेल। चुनावों में पैसा बहुत जरूरी है और बीजेपी के पास पैसे की कमी नहीं है, जबकि विपक्ष आप देखिए राज्य दर राज्य देखें तो उनको जो पैसे की सप्लाई है उसमें एक तरीके से टोंटी लगा दी गई है और वो लगातार केंद्र उसको बंद करता जा रहा है। तो आपके लिए जगह बहुत कम बची है वो सब करने के लिए। अगर आप बड़ा मुद्दा लेकर खड़े होते हैं, सबको एक साथ जोड़े रखते हैं, तभी आपकी नैया पार होगी, और ये काम आसान नहीं है विपक्ष के लिए, कांग्रेस के लिए खासतौर पर। पॉलिटिकल शो में अब बात जरा नीतीश कुमार की करते हैं, जो 2024 के चुनाव को देखते हुए एक बार फिर से एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में कदम रखने की तैयारी में है नीतीश कुमार। दरअसल नीतीश कुमार 24 दिसंबर को वाराणसी में एक रैली करने वाले हैं। जी, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, और इसके बाद 29 दिसंबर को दिल्ली में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक करने जा रहे हैं नीतीश कुमार। तो यहीं से अब सवाल बड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार आखिर 24 को लेकर सपना क्या सजो रहे हैं। नीतीश रैली के लिए वाराणसी का रुख कर रहे हैं, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को अब चुनौती दे डाली है। सुनिए। वैसे रैली निकालने के लिए किसी को मनाहट नहीं है, रैली निकालें, लेकिन मैं एक आग्रह करता हूं नीतीश जी से कि बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का भी आह्वान आप उसी दिन कर ले, अगर हिम्मत है तो गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे, और ऐसे में सवाल बड़ा हो जाता है, नीतीश का ड्रीम दिल्ली यूपी पूरा करेगा क्या विजय जी? नीतीश कुमार जी की इच्छा है कि वो, क्योंकि एक भारत में ये कहा जाता है अक्सर पॉलिटिकल सर्कल में कि भाई प्रधानमंत्री बनने लखनऊ से यूपी से होता है, तो नीतीश कुमार जी को भी लग रहा है कि यूपी से आया जाए, और वो वाराणसी से तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन फूलपुर या कुछ और सीट्स पर उनकी चर्चा चल रही है कि अखिलेश यादव से भी उनकी बात चल रही है, तो वो उसकी कोशिश करेंगे। गिरिराज जी भी इसीलिए थोड़ा सा तंज में बात कर रहे हैं कि वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में रैली करना तो ठीक है, लेकिन चुनाव भी लड़ें। मुझे संभावना इसकी बहुत कम लगती है कि नीतीश कुमार वहां लड़ेंगे, लेकिन यदि वो दिल्ली के लिए जाना चाहते हैं तो उनको यूपी में आना चाहिए और एक पॉलिटिकल लड़ाई वहां पर लड़नी चाहिए। वो भी एक बड़ा बेहतर कदम होगा इंडिया गठबंधन के लिए। ये पॉलिटिकल मैसेजिंग किस रूप में करते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार? मतलब इंडिया गठबंधन को भी यहां से संकेत है, क्योंकि नीतीश ये रैली कर रहे हैं, वो खुद वाराणसी जा रहे हैं। हाँ, नीतीश जी वाराणसी आ रहे हैं, और मुझे लगता है नीतीश जी ने बिहार में जिस तरह से जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए, उसके बाद जो आरक्षण दिया है 75% पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों, सबको जो है, उसके बाद वो निकल रहे हैं अब। यानी कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश की, उत्तर भारत की पिछड़ी आबादी को, खासकर सामाजिक न्याय की जो आबादी है, कि भाई देखिए मैंने वहां डिलीवर किया बिहार में और मैं आ रहा हूं। और उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर जाति समीकरण देखें तो उसमें करीब 10 से 12% के आसपास यादव है और 8% के आसपास कुर्मी है। और कुर्मी जो है वो आपका तराई से लेकर के बरेली, पीलीभीत से लेकर कानपुर देहात और बाराबंकी, बांदा, बुंदेलखंड, पूरे प्रदेश में फैला हुआ है वो, एक पश्चिमी प्रदेश छोड़ करके। और जगह जगह तो यादव कुर्मी का जो गठबंधन मुलायम सिंह के जमाने में था, जिसमें मुलायम मुस्लिम, यादव, कुर्मी, जो बेनी प्रसाद वर्मा बड़े नेता हुआ करते थे, वो एक बड़ा लीथल गठबंधन था समाजवादी पार्टी के लिए।
अगर इंडिया गठबंधन उस जातीय समीकरण को बना ले उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी के लिए एक चुनौती खड़ी कर सकता है। और मुझे लगता है नीतीश और अखिलेश शायद इस लाइन पर काम कर रहे हैं। तो और ये जो रैली है, ये इसीलिए उसका चुनाव कहां से लड़ेंगे, ये उनके लिए फूलपुर एक अच्छी सीट हो सकती है, मिर्जापुर सीट हो सकती है, लेकिन अब वो उनको तय करना है, अखिलेश जी को तय लेकिन करना है। हम तो सवाल ये लेकर आए ना, आप कह रहे हैं कहां से लड़ना है चुनाव, उनको तय करना होगा। हम तो कह रहे हैं काशी का कुरुक्षेत्र, और काशी के कुरुक्षेत्र में मोदी वर्सेस नीतीश, इसकी संभावना 24 में लगती है आपको? देखिए, इसकी संभावनाएं हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमें ये संभावना देख रहे थे कि नीतीश कुमार जी लगातार लगे हुए हैं विपक्षी गठबंधन के संयोजक बनने के लिए, और वो संयोजक नहीं बन पा रहे, तो हम इसको देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लिए वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि मेरा जो आकलन वो ये है कि वो अपने ही सहयोगियों के सामने इंडिया गठबंधन में वो खुद को शक्ति पेश प्रदर्शन कर कर रहे हैं कि मैं लोकप्रिय हूं, मैं उत्तर भारत में सबसे बड़ा चेहरा हूं, इसलिए विपक्षी दल की कमान मेरे हाथ में होनी चाहिए। और उन्होंने उत्तर प्रदेश को इसलिए चुना क्योंकि राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश से ज्यादा उर्वरा जमीन कोई नहीं हो सकती, और बिहार तक वो सीमित नहीं है। इससे साफ संदेश ये भी- जी 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 सहमत हूं कि वो विपक्ष के से ज्यादा इस समय जो इंडिया गठबंधन के जो खासकर उनका विरोध जो है ममता जी ने किया था, जब संयोजक बनाने की बात हुई थी मुंबई की बैठक में उनको लेकर के, तो जैसा कि खबरें आई सूत्रों के अनुसार, वो एक ताकत दिखाना चाहते हैं कि अगर उत्तर भारत में बीजेपी को हराना है तो बिना नीतीश कुमार को आगे किए ये तो मुमकिन नहीं है। हाँ, बिल्कुल। इसलिए वो एक दबाव अपने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों पर भी इस रैली के माध्यम से, ठीक है। इस कवायद के माध्यम से डालना चाहते हैं। आइए दिवांग। पर अगर वो उनको बनना है नेता और वो दबाव डाल रहे हैं तो ये तो जायज दबाव है। और मेरे ख्याल से इस तरह के दबाव अगर आप एक लोकतांत्रिक गठबंधन बनाते हैं तो उसमें स्वाभाविक है। आप बता रहे हैं कि बहुत बड़ा राज्य है, 80 सांसद वहां से चुनकर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अगर गुजरात छोड़कर उत्तर प्रदेश में आते हैं तो मैं भी वहां से लड़ रहा हूं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। फूलपुर की बार बार बात हो रही है। फूलपुर अगर कॉन्स्टिट्यूंसी को देखें तो जब फूलपुर की बात होती है तो हमें जवाहरलाल नेहरू याद आते हैं जो वहां से चुनाव लड़े, वीपी सिंह याद आते हैं जो वहां से चुनाव लड़े। तो आप एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी चुनते हैं जहां से एक गूंज ये भी होती है कि जो यहां से लड़ता है वो प्रधानमंत्री बनता है। 71 में लड़े थे वीपी सिंह वहां से। तो ये बहुत एक अच्छी कोशिश है और एक बहुत लोकतांत्रिक कोशिश है। और अगर इससे उनका भाव बढ़ता है और अखिलेश से उनकी बातचीत हो जाती है, केसी त्यागी ने उनसे बात की और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने अखिलेश यादव से भी बातचीत हम लोग कर रहे हैं, दोनों नेता बात करके तय करेंगे, नीतीश कुमार स्वयं तय करेंगे। मुझे लगता है कि एक ऐसी कोशिश है जिससे विपक्षी गठबंधन जो एक तरीके से सोसा गया था, गायब हो गया था, उसमें एक ताकत मिलेगी, वो जगता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। तो पॉलिटिकल शो देख रहे थे आप, जिसका समय 12 से 2, और देखना दिलचस्प होगा कि ये दावे वाला दाव जो नीतीश कुमार की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसकी मैसेजिंग सत्ता पक्ष से ज्यादा फिलहाल अपने ही इंडिया गठबंधन के साथियों के लिए है, इससे वो हासिल क्या कर पाते हैं और क्या इसके जरिए इंडिया गठबंधन को एक नई ऊर्जा मिल पाती है, और चेहरे के तौर पर क्या इंडिया गठबंधन इसके बाद नीतीश कुमार को आगे बढ़ाता है। इन तमाम सवालों को लेकर नजर बनी रहेगी। फिलहाल हम सबको इजाजत दीजिए।